देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है। चीन की कुछ बड़ी कंपनियों से जुड़ी खबर है। चीन की कई कंपनियों पर जासूसी का शक है। चीन की कई कंपनियों के पीएलए से रिश्ते की बात सामने आ रही है। कंपनियों की असलियत तलाशने में इस वक्त एजेंसियां जुटी हुई हैं। चीन की कई बड़ी कंपनियों पर अब कार्रवाई इसी के आधार पर संभव भी है। चीनी कंपनियों से जासूसी कराता है ये चीन, ये बात सामने आई है। 63 ऐप पर कार्रवाई के बाद अब सरकार की नजर चीनी कंपनियों पर है। चीन की कई कंपनियों पर भारत में जासूसी का शक है और अगर जांच में यह बात सच निकली तो इनका क्या हश्र होने वाला है, इसको आप समझिए 100 सेकंड में। सरकार अब चीन की कंपनियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इन पर शक बेहद गहरा गया है क्योंकि इनके तार कहीं और जुड़े हैं। इन कंपनियों पर भारत में जासूसी का शक है। चीन की जिन कंपनियों पर भारत सरकार की खास नजर है, इसमें कर्नाटक स्थित शिंडे स्टील लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्थित शिंजिंग कैथे इंटरनेशनल ग्रुप, CETC, हुआवे, अलीबाबा और टेंसेंट शामिल हैं। खबर है कि इन कंपनियों के या तो सीधे या फिर बैकडोर से चीनी आर्मी से रिश्ते हैं। भारत समेत कई देशों में चर्चा में रही। हुआवे कंपनी की स्थापना पीएलए के इंजीनियरिंग कॉर्प्स के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रेन झेंकी ने की थी। इस कंपनी ने भारत में खूब कमाई की है। स्मार्टफोन और मोबाइल से जुड़े सामान बनाने वाली हुआवे ने 2018 से 19 में भारत में 12,800 करोड़ का कारोबार किया। ऐसे ITC मोटर, चीन की एक कंपनी भारत में MG हेक्टर नाम से कार बेचती है। यह कंपनी चीन की नंजिंग ऑटोमोबाइल की सब्सिडरी कंपनी है, जो पहले पीएलए की सर्विस यूनिट के तौर पर काम करती थी। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन यानी कि CTC ने साल 2018 में आंध्र प्रदेश में 320 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि अमेरिका में CTC कंपनी पर 3 बार अवैध निर्यात के मामले चलाए गए। इसके कई कर्मचारियों को चीनी सेना के लिए जासूसी करने के आरोप में सजा भी हुई है। खास बात यह है कि दुनिया भर में अपना जाल बिछा चुकी ये चीनी कंपनियां चीन की खुफियागिरी में सहयोग देती हैं, जबकि बदले में चीन की सरकार उन्हें अपनी सुरक्षा और समर्थन देती है। परेशानी की बात यह है कि अलीबाबा और टेंसेंट ने भारत में कई स्टार्टअप्स कंपनियों में अपना निवेश किया है, लेकिन दोनों ही कंपनियां चीनी सेना के AI प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं और चीन की राष्ट्रीय AI टीम का हिस्सा हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के इंच भर का आतंकी इन दिनों बरेली में घुस आया है। निकाल बाहर करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है बरेली का। हैरानी की बात यह है कि वो अपनी संख्या दिन दुनी रात चौगनी बढ़ा रहा है, लेकिन अब तक वो पकड़ से बाहर है। आप 100 सेकंड में देखिए आतंकिस्तान के नन्हे आतंकी की कारस्तानी कितनी ज्यादा भयंकर है। पाकिस्तान से आया 1-2 इंच का यह आतंकी बरेली में बहेड़ी में घुस आया है। सैकड़ों बीघे में करोड़ों की संख्या में फैल चुका है, जिसे भगाने के लिए लोग दिन रात लगे हुए हैं। खेत के खेत चट कर रहा बहेड़ी के गरीबपुरा, नजरगंज समेत दर्जनों गांव टिड्डियों की वजह से दहशत में हैं। देखिए जिस तेजी के साथ ही खड़ी फसलों को चट कर रहा है, उससे इसके आतंक का पता चलता है। प्रशासन टिड्डियों को भगाने की कोशिश में लगा है। किसान थाली, पीपा और घंटे पीट रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अपने घर पे आए, घर पे तो पीपा उठाया, खेत में गए, पीपा बजाया तब भागी। थाली बजाई, पीपे बजाया, उसके बाद में वो भागी। ये आई थी इधर क्या कहाँ ढकिया तरफ से। कृषि विभाग, गन्ना विभाग, चीनी मिल, फायर विभाग समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें भी टिड्डियों को भगाने में लगी हैं, लेकिन नन्हे शैतान से छुटकारा नहीं मिल पाया है। अलर्ट जारी कर दिया था किसानों को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, गन्ना विभाग को, SDMs को, सबको एक्टिवेट कर दिया था हम लोगों ने। पूरी हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे, गन्ना विभाग की गाड़ी लगी है, चीनी मिल की गाड़ी लगी है और हम लोग केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ उसको हम लोग भगाने का प्रयास कर रहे हैं। टिड्डी दल प्रति घंटा 2 किलोमीटर के हिसाब से मूवमेंट करता है और ऐसे स्थान जहां पर हरियाली है वहां पर पहुंच रहा है। ये खेतों की पूरी फसल रातों रात चौपट कर डालता है। खेतों में टिड्डियों का उतरना प्राकृतिक प्रकोप से कम नहीं है। बचाव के लोग उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। और वहीं बिहार से कोरोना को लेकर बड़ी खबर। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही। लोग इलाज के लिए बेहाल हैं। कोरोना से मिलते जुलते लक्षण का एक मरीज कटिहार सदर अस्पताल में लाया गया। परिजनों की शिकायत यह है कि ऑक्सीजन के लिए वहां पर तमाम इंतजाम नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज ने दम तोड़ दिया।
100 सेकंड में आप देखिए पूरा वीडियो और समझिए कि कोरोना काल में सुशासन राज में आखिरकार इलाज कैसे हो रहा है, कितने बुरे हाल है, देखिए आप। कुछ नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 1 घंटा चला के ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, क्या व्यवस्था है? छोड़ दीजिए, आप जाइए आप अपना घर। आप यहाँ पहले देखिए, नाटक रखिए यहाँ बना के। तो ये देखिए बिहार की ये सूरत है सुशासन बाबू के राज में। ये आखिर हो क्या रहा है? एक मरीज जिसको सांस लेने में तकलीफ थी, कोरोना से जुड़े हुए सिम्टम्स इस मरीज में थे और इसको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली और आखिरकार इसने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का आरोप है कि पहले डॉक्टर्स ने अटेंड नहीं किया, लेकिन जब हालात खराब हो गए तब जाकर डॉक्टर्स पहुंचे। और अब इसके बाद परिवार वालों का हाल बेहाल है। जब परिजन की मौत हो जाती है तब पूरा जो अस्पताल का प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आता है, मरीज के पास जाता है, लेकिन पहले कोई इंतजाम नहीं किए गए। खुद सुशासन बाबू इन तस्वीरों को देखिए। एक और बड़ी खबर आपके सामने, एक और नया दिन और कोरोना के नए मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जाहिर है कि यह खबर हम सब के लिए चिंता की बात है। देश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 37,407 नए कोरोना केस सामने आए। 24 घंटे में 23,552 लोग रिकवर हो गए हैं। 24 घंटे में देश में 543 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली से हालांकि अच्छी खबर है, यहां पर रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है और अब दिल्ली में रिकवरी रेट बढ़कर 83% हो चुका है। रहा है। हर दिन चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना के दंश से कई राज्य करहा रहे हैं। लोगों की जान आफत में और सरकार कोरोना से निपटने के लिए नई नई रणनीतियां बना रही है। कोरोना ने ऐसा तांडव मचाया है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 37,000 को क्रॉस कर गया। 10,77,864 लोग अभी तक जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुके हैं, तो 26,828 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना काल में राजधानी दिल्ली से राहत की खबर आई है। राजधानी में अभी तक 1 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट अब रिकॉर्ड 83.29% पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के 16,711 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कुल संक्रमित लोगों की तादाद 3,09,37 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8,348 केस सामने आए। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े की बात करें तो 11,596 लोग अभी तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 144 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,807 नए केस सामने आए और इसी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,65,714 हो गया। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 88 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं अभी तक 2,403 लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने हाल बेहाल कर रखा है। आंकड़ों की बात करें तो यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,873 नए केस सामने आए। यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 47,036 हो गया है। 1,108 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 24 लोगों की मौत हुई। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा 4,024 केस हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि सचेत रहें और स्वस्थ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सरकार लगातार ये कह रही कि कोरोना को लेकर एहतियात बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि पूरी सावधानी बरतना हम लोग सभी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन संकट फिर से गहराता जा रहा है। और ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं कि आखिर कम्युनिटी ट्रांसफर होता क्या है और देश में अब इसको लेकर क्या स्थिति है। क्योंकि IMA की तरफ से बात कही गई है कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। हालांकि पहले इस बात को लगातार नकारा जा रहा था, लेकिन अब आप ये समझिए कि आखिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है और ये क्यों बड़ी चिंता की बात है। किसी कोरोना संक्रमित के सोर्स का ना मिलना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अगर सोर्स का पता है तो और ज्यादा सावधानी बरती जा सकती है, लेकिन सोर्स का पता ही नहीं होता।
पता ना चलना कि आखिर व्यक्ति संक्रमित हुआ तो हुआ कैसे। आप तमाम सावधानियां बरतने, लेकिन फिर भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। किसी मोहल्ले में एक साथ काफी केस आना, यह होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में। अगली बड़ी बात, किसी इलाके में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, तो ये वो तमाम बड़ी चिंता की बातें हैं जो कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई है। कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को इस स्थिति में ज्यादा खतरा है, क्योंकि कोरोना वायरस जो महामारी है, इसमें सबसे ज्यादा जो खराब हालत है वो इन्हीं लोगों की हो रही है। आईएमए ने देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की अब बात कह दी है, जो इस बात को पहले लगातार नकारा भी जा रहा था। इधर केरल सरकार ने राज्य में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को माना है। केरल सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई है कि हाँ, ये स्थिति अब भारत में बनती नजर आ रही है और केरल में ये स्थिति है। ये बात केरल सरकार की तरफ से कही गई है। तो ये हमने आपको बताया। अब जाहिर सी बात है कि अगर अब ये स्थिति बन चुकी है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाली जो बात आईएमए की तरफ से, जो बात केरल सरकार की तरफ से कही गई है राज्य को लेकर, तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर कोरोना को लेकर ही है। कोरोना वॉरियर्स से एक बार फिर से एहसास दिला दिया इस बात का कि वो ना हो तो महामारी के इस काल में जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाए। ऐसा कुछ देखने को मिला है कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला के साथ, जब उनके रिश्तेदारों ने, जब उस महिला के अपनों ने हाथ लगाने से इंकार कर दिया। 100 सेकंड में आप देखिए कोरोना के दर्द की ये पूरी दास्तान। नहीं रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, चप्पल पहना, छोड़ो बात, नहीं छोड़ो, छोड़ो। कोरोना महामारी में ऐसे योद्धा ना हो तो शायद जिंदगी दुश्वार हो गई होती। महामारी ने घाट कोपर की इस बुजुर्ग महिला को अपनी चपेट में ले लिया। एक तो घटती उम्र का तगादा, और दूसरी महामारी, और तीसरी अपनों की दुत्कार। इंसान जाए तो कहां जाए। कोरोना ने न जाने क्या क्या दिन दिखा दिए लोगों को, लेकिन ऐसे समय में ऐसे पुलिस वालों ने न केवल हिम्मत दिखाई बल्कि आगे बढ़कर समस्याओं का सामना भी किया। अम्मा, अपनी जान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अम्मा, ऐसा मत करो। चलिए, कौन सा गाने आना है? कोरोना से भय खाने की जरूरत नहीं, भावनाओं को मारने की जरूरत नहीं, खासकर बुजुर्गों के प्रति सहानुभूति रखने की जरूरत है। दवा से ज्यादा असर करती है प्यार और स्नेह भरा स्पर्श, जो इस बुजुर्ग महिला के अपने भूल गए, लेकिन ये पुलिस वाला नहीं। बैठा दो ना इधर पे, अंदर है, बैठा दो आराम से, ले लो अभी घर में। ओके, चलो अम्मा, नमस्ते, टेंशन नहीं लेना अभी। आ गए? अरे 4 बेटे, कितने बेटे हम आपको? कितने बेटे? 4। भाई कोई उठाने वाला नहीं ना। बुजुर्गों का ये सम्मान वो ताकत है जो दवा से ज्यादा असरदार है। हिम्मत है उस हौसले की जो मौत को भी मात दे दे। लेकिन अफसोस कि अपनों को केवल अपने की चिंता रही। उस माँ को यूं ही छोड़ दिया जो मौत के मुहाने पर खड़ी रही, जिसने ना जाने कितनी बार अपने कलेजे के टुकड़े को कितने झंझावतों से बचाया होगा। लेकिन आज जब उसे बचाने की बारी आई तो लोग बच निकले। मुंबई पुलिस के इस इंस्पेक्टर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से हम आपको अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। राम मंदिर के मॉडल में बदलाव का प्रस्ताव सामने रखा गया है। गुंबद से लेकर शिखर की ऊंचाई तक में बदलाव का प्रस्ताव है। मंडप की संख्या भी अब ज्यादा होगी। मंदिर से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है राम मंदिर से जुड़ी हुई। तो गुंबद से लेकर जो शिखर की ऊंचाई है, इसमें बदलाव का प्रस्ताव है। तो राम मंदिर को लेकर यह बेहद अहम जानकारी है जो कि इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर में जो प्रस्तावित बदलाव है उसकी पूरी डिटेल क्या है। यह डिटेल मंदिर से जुड़े सूत्रों के हवाले से मिली है। तो ये देखिए, बिग वॉल की तरफ मैं जा रहा हूं और कुछ इस तरह से बदलेगा राम मंदिर का मॉडल। पहले क्या था और अब प्रस्ताव में क्या है, ये दोनों जो फर्क है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पहले 2 मंडप राम मंदिर में थे प्रस्तावित, जो पहले का मॉडल है, लेकिन अब जो नया प्रस्ताव है इसमें 5 मंडप की बात कही गई है। तो पहले के मुकाबले मंदिर के क्षेत्रफल और जो शेप है उसमें बदलाव होना है। पहले जो आकार था वो 313 गुना 149 फुट का था और वहीं अब जो आकार है वो 344 गुना 235 फुट का, यानी कि आकार में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो ऊंचाई है, जो शिखर की ऊंचाई है, इसमें बदलाव क्या है। पहले जो शिखर की ऊंचाई है वो 138 फुट की थी, अब वहीं पर इसकी ऊंचाई यानी कि जो मंदिर की ऊंचाई उसको बढ़ा करके 161 फुट कर दिया गया है। तो ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा प्रस्ताव जो कि राम मंदिर के मॉडल को लेकर है। इसके साथ ही
पत्थर की मात्रा में जाहिर सी बात है कि अब इसमें भी इजाफा होगा। तो पहले पत्थर की जो मात्रा है वो इसमें थी 2,43,000 घन फुट, लेकिन अब जो पत्थर की मात्रा है ये बढ़कर देखिए 3,75,000 घन फुट हो गई है। यानी कि हर तरीके से ये बदलाव राम मंदिर के मॉडल में है, जो कि प्रस्ताव सामने रखा गया है। तो ये जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है और अब देखना होगा, क्योंकि प्रस्ताव सामने रखा गया है और ये मंदिर से जुड़े सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी इंफॉर्मेशन आई है जो हमने आपके साथ शेयर की है। आगे इस पर और भी जो डिटेल होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान की सियासत पर बात करते हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। खेमेबाजी का दौर चल रहा है राजस्थान में, तो कहीं बयानबाजी की बयार है। बीटीपी के 2 विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है। आखिरकार 100 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। खेमेबाजी का दौर चल रहा है। बयानबाजी की बयार बह रही है। किसी को राहत का मरहम मिल रहा है तो कोई झटकों के गम में डूबा है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच गहलोत सरकार को राहत मिली है। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के दोनों विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन देने की घोषणा की है। राजकुमार राउत और राम प्रसाद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस बात को कहा। इन 2 विधायकों में से एक विधायक साहब वो भी हैं जिनका कुछ दिन पहले एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। ये वो विधायक है जो वीडियो में खुद के कैद होने का गम बयां कर रहे थे। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। 84 विधानसभा से विधायक राजकुमार राउत साहब पर उस वक्त जो गुजर रही थी वो तो वही जानते होंगे। ये सियासत है, कब किसके जख्म पर किसका मरहम लग जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल राउत साहब गहलोत की नौका के खवैये बन गए हैं और इसलिए अब उलट पलट कर बात कर रहे हैं। सीएम साहब ने एग्री किया कि आपकी जो डिमांड है उन डिमांड को हम पूरी कर लेंगे और हमारी जो मांग है उस मांग के साथ हमने पार्टी ने जो फैसला लिया उस पार्टी के फैसले के साथ है हम आज, और सीएम साहब के साथ है और सरकार के साथ है पूरा, और पूरा विश्वास है उनको हम पे भी। फिलहाल रंगीले राजस्थान में सियासत के कुछ ऐसे रंगढंग नजर आ रहे हैं। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जारी फोन टैपिंग पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर गैर संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करने का आरोप जड़ा। साथ ही फोन टैपिंग के मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में अब वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ी है। 3 घंटे में 2 ट्वीट्स करके उन्होंने कांग्रेस को घेरा। फिलहाल राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नवी मुंबई से एक बड़ी खबर है। नवी मुंबई के क्वारंटीन सेंटर में बलात्कार की घटना ने सुरक्षा पर बड़ा सवाल लगा दिया है। नवी मुंबई के इस क्वारंटीन सेंटर में 40 साल की महिला से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला को कोरोना संक्रमित पाया गया है। 100 सेकंड में आप देखिए कोरोना का वहशीपन। कोरोना काल में महाराष्ट्र के दामन पर बड़ा कलंक लगा है। कलंक एक कोरोना पीड़ित महिला से दुष्कर्म का। इस क्वारंटीन सेंटर में 40 साल की पीड़ित महिला को रखा गया था ताकि वो कोरोना से उबर सके, लेकिन यहाँ कोरोना से रक्षा क्या होगी उसकी अस्मत भी सुरक्षित नहीं रही। महाराष्ट्र में कोविड अस्पताल से मृतदेह गायब होते हैं, कोविड सेंटर से पॉजिटिव पेशेंट गायब होते हैं, और अब पनवेल के कोविड सेंटर में महिला पर बलात्कार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने माफी मांगनी ही चाहिए। बताया जाता है कि महिला के पास वार्ड में एडमिट एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की नीयत खराब थी। वो डॉक्टर बनकर महिला के पास गया, तबीयत के बारे में पूछा। महिला ने बदन दर्द की शिकायत की। इसके बाद आरोपी ने अपने इलाज के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पनवेल की इस घटना पर कई महिला संगठनों ने आवाज बुलंद की है। अस्पताल का दौरा कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गृह मंत्री ने मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पनवेल में जो घटना घटी उसके बारे में जो बात आगे आई है उसके बारे में पूरी जानकारी हम ले रहे हैं कि जो घटना घटी है उसमें सच्चाई है या नहीं है, उसकी जानकारी लेंगे, और ऐसी घटना घटी है तो उसके पर कानूनन कार्रवाई करेंगे। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। नवी मुंबई के इस क्वारंटीन सेंटर में बलात्कार की इस घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है, क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा कर्मी कहां था? क्वारंटीन सेंटर के चिकित्सा कर्मचारी कहां थे? क्वारंटीन सेंटर में रेप का जिम्मेदार कौन? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कोरोना से तो महिला जंग जीत भी जाएगी, जिंदगी पर दुष्कर्म का घाव लगा है, उससे वो उम्र भर नहीं उबर पाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान चाहे कितने भी डींगे हाँक ले, भारत से मुकाबला करने की मंशा वो रखता हो, लेकिन उसके जो सैनिक हैं वो कितने पानी में हैं इसकी थाह आसमान में मिली है।
जी हां, ये बड़ी खबर और तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी पैराट्रूपर्स ने शनिवार को अपना दमखम दिखाने की कोशिश तो की जब हमारे जाबाज सैनिकों का एलएसी पर हौसला अफजाई करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर हैरानी होती है कि अपने गिरते पड़ते दिल के कमजोर सैनिकों के भरोसे वो गीदड़ भपकियां देता है। आप देखिए किस तरह से उसके सैनिक आसमान से जंप लगाने से डरते हैं। जंप लगाते हुए उनके पांव कांपने लगते हैं, दिल कांपने लगता है, जान के लाले पड़ जाते हैं। देखिए कैसे कोई आगे की ओर गिरता है, कोई पीछे की ओर लुढ़क जाता है, किसी की सांसें फूलने लग जाती हैं। दूसरी तरफ देखिए भारत के सपूतों का शौर्य भी आपके सामने रखती है और उनकी दिलेरी किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये पाकिस्तान है, क्योंकि ये पहला वीडियो नहीं है, इसके पहले भी हमने वीडियो दिखाया था जहां पाकिस्तान और चीन के सैनिक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे बर्फ में, लेकिन वहां पर गिर रहे थे। और अब आसमान से जो उनके पैराट्रूपर्स हैं वो गिर रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। कैसे ये लोग मुकाबला करने की बात करते हैं? देखिए यही बात है करुणा कि जब हम अनप्रोफेशनल और आर्मी की बात करते हैं तो चाइना का नाम उसमें, खासतौर पाकिस्तान का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये, पैराट्रूपिंग लगातार हम जब से 2 दिन से विजुअल दिखा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की, तो हम ये बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है पैरा ड्रॉपिंग कराना वो भी इन इलाकों के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान का ये वीडियो आना और पाकिस्तान की तरफ से ये वीडियो सामने आना, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से उनके जो सोल्जर्स हैं बिल्कुल पैरा ड्रॉपिंग करने के लिए बिल्कुल, और ये असलियत को सामने रख रहा है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुमित। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब एलएसी के दौरे पर गए थे तो वहां पर भारत के वीर सपूतों का साहस देखिए। जो पैराट्रूपर्स हैं उन्होंने आसमान से छलांग लगाई है। लेह में पैराट्रूपर्स का ये शानदार प्रदर्शन, दमखम देखिए आसमान में भारतीय जवानों का। और दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान के बुज़दिल सैनिक जो कि गिरते पड़ते, ये देखिए हिम्मत नहीं हो रही है। पीछे से एक शख्स है जिसने आगे जाने वाले पैराट्रूपर को धक्का दिया, फिर वो जाकर नीचे गिरता है। ये देखिए इसके पीछे एक और ये पैराट्रूपर है जो कि वहीं पर लुढ़क जाता है। कोई सैनिक है जो कि पीछे की तरफ गिर जाता है। ये तो हाल है पाकिस्तान की सेना का। और इस हाल के बावजूद जब पाकिस्तान के सैनिक में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपना काम सही तरीके से कर ले, पाकिस्तान गीदड़ भपकियां देता है, पाकिस्तान मुकाबले की बात करता है। क्या ऐसे सैनिकों के दम पर पाकिस्तान ये सब बातें करता है? वाकई में ना सिर्फ ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है बल्कि इस वीडियो को देखकर हंसी भी आती है, हंसी भी छूट जाती है। और जाहिर सी बात है कि आप भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका भी यही हाल होगा। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर एक तरफ देखिए लेह में पैराट्रूपर्स का प्रदर्शन, भारतीय जांबाजों का प्रदर्शन जिन्होंने आसमान की ऊंचाई से छलांग लगाई है, अपना दमखम दिखाया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बुज़दिल जवान। और विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। विकास दुबे हिस्ट्री शीटर तो मारा गया, लेकिन कानपुर के हिस्ट्री शीटर की नई चीजें अभी भी सामने आ रही हैं। अब विकास दुबे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरेआम लोगों को चैलेंज कर रहा है। अब 100 सेकंड में देखिए विकास दुबे की नई कहानी क्या है। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। ठीक पहचाना आपने, ये वही जनाब हैं कानपुर वाले विकास दुबे। इनकी हनक और धमक आपने तब तक भी देखी जब उज्जैन में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। अब विकास दुबे का यह नया वीडियो सामने आया है। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। बेकुरु गांव में अपनी बहुत चलाई इसने, अब ना दंगल है और न उसे हाँकने वाला विकास दुबे। तब इस हिस्ट्री शीटर से लड़ने का चैलेंज कोई नहीं कबूल कर सकता था। अब तो खुद विकास दुबे ही अपने कर्मों की सजा पाकर कानपुर से हमेशा के लिए निकल चुका है। इस बीच विकास के कथित एनकाउंटर के सच की तलाश जारी है। विकास को ढेर करने वाली जगह पर जांच टीम फिर पहुंची इस सत्य की तलाश में कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जांच टीम को पता लगाना है कि कानपुर पुलिस की पूरी फौज से घिरा गैंगस्टर आखिर छूट कैसे गया था, और अगर भाग भी निकला तो पैरों से लाचार दुबे को पकड़ पाने में यूपी पुलिस के गबरू जवान इतने लाचार कैसे हो गए कि उसे गोली मारनी पड़ी। बहरहाल
कानपुर पुलिस पर इल्जाम है कि वो विकास दुबे पर हाथ डालने से घबराती थी। ये नया वीडियो कुछ हद तक इस बात की तस्दीक भी करता है। आखिर देखिए ना, कानपुर वाले विकास दुबे जीते जी कैसे सबको चैलेंज करता था। दंगल हक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। और अब बात करते हैं देश में बाढ़ के प्रलय की। बिहार में प्रलयकारी बाढ़ भीषण तबाही मचा रही है। 15 जिले बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं, जबकि हजारों की संख्या में लोगों के घर में पानी इस वक्त घुस चुका है। कई घर जो कि बह गए। हमारी टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ने गोपालगंज जिले का मुआयना किया। आप 100 सेकंड में देखिए गोपालगंज के रामनगर में क्या हालात हो गए हैं। आप देखिए। पिछले 10 दिनों से बिहार में और बिहार के अलग अलग इलाकों में बाढ़ की त्रासदी और कहर बरकरार है। कई इलाके डूब चुके हैं, लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, बहुत लोगों का घर जलमग्न हो चुका है, स्कूल अस्पताल सब डूब चुके हैं। चारों तरफ नदी जैसा जो माहौल दिख रहा है, दरअसल ये पूरा खेत का इलाका है। इस वक्त फसल का मौसम है, एक तरफ गन्ना बोया हुआ है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन राजू यादव आपको दिखाएं। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे ये चारों तरफ गन्ने की फसल है, जो आधी आधी आपको दिखाई दे रही है। ये गन्ना है जो लगभग 60 से 70% डूब चुका है और ये गन्ना सड़ चुका है, ये किसी काम का नहीं रहा। और इस पानी के नीचे जो धान की फसल है, जिसकी बुआई हो चुकी थी, वो फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पानी घटता भी है तो अब दोबारा से रुपाई नहीं हो सकती है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता चलो। मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे जो लड़के बैठे हैं वो दरअसल सड़क है, उस सड़क का पुल है। पुल आधा डूब चुका है, सड़क बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रही है। और उस पुल के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये बिजली के खंभे आप देखेंगे अगर, तो बिजली के खंभे आधे डूब चुके हैं। इसके बाद की जो तस्वीर है वो देखिए, वो भी तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। ये रामनगर का हाई स्कूल तक का ये विद्यालय है और इस पे सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं। इस वक्त चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, इसलिए ये तमाम स्कूल बंद हैं। गनीमत ये है कि अगर स्कूल खुले होते तो छात्रों के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन फिर भी इस स्कूल में रखा छात्रों के वो डेस्क, वो सामान, पढ़ने लिखने की किताबें, वो तमाम चीजें पूरी तरह से भीग चुकी हैं और बिल्डिंग पूरी सीलन से ग्रस्त हो चुकी है। गोपालगंज के रामनगर में क्या हालात है ये आपने देखे हैं। वहीं रामनगर के बाद हमारे संवाददाता ने गोपालगंज के खाप मकसूदपुर का भी जायजा लिया, जहां पर बाढ़ से हालात बेहद ही खराब नजर आए। गंडक अपने रौद्र रूप में है, लोगों की झुग्गियां पानी में डूब चुकी हैं, लोग मचान पर रहने के लिए मजबूर हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और वहां के हालात को जानिए। पानी में भीगते हुए इसी जगह के एक दूसरे टोले पर हम आ चुके हैं और इस टोले की तस्वीर वहां से भी भयावह है, जो रिपोर्ट हम आपको दिखा कर आ रहे हैं। यहाँ देखिए पूरा इनका मकान डूब चुका है। इस तरह का मचान है, नीचे कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी का सहारा लेके उतरते हैं और इस मचान पे पति और पत्नी ये दोनों अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। आप लोग को यहाँ डर नहीं लगता? पानी के बीच चारों तरफ कुछ नहीं, सिर्फ पानी है, कैसे रहते हैं आप लोग? डर लागत ना, तो कहाँ जाई सर बताई जा। घर तो आपका गिर गया ये वाला? हाँ, घर गिर गइल बा एगो। हाँ। दुआर पर बानी से हमनी के मचान बना बना के। हाँ। 2 दिन 3 दिन भी न खौले रहने से ज्यादा पानी हो गइल है। तो ये जो कुत्ते जिस मचान पर बैठे हुए हैं, ये दरअसल ये भी घर था। लगातार गंडक की जो लहर है उसकी वजह से यहाँ पर कटान जारी है और जो किनारे के मकान हैं वो लगातार पानी में जलमग्न होकर बहते जा रहे हैं। इस गंडक के किनारे ये गांव बसा हुआ और रह रहकर मिट्टी का कटान जारी है। और इस तरफ देखिए एक बच्ची है जो मचान पर इस वक्त खाना बना रही है और उसके ठीक सामने उसका पशु जो उसकी भैंस है वो बंधी हुई है। देखिए जिंदगी चलते रहने का नाम है, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन जीना है तो खाना होगा। और खाना बारिश हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, खाना तो चाहिए जीने के लिए। खाना बन रहा है मचान पे ही सही। छोटी बेटी घर की खाना बना रही है और बड़े लोग खाने का इंतजाम करने के लिए शहरों की तरफ गए हैं। माँ है इनकी निगरानी के लिए, लेकिन किस परिस्थिति में ये रोटी बेली जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी छोटी सी जगह में पूरी गृहस्थी है, इसी में बिस्तर है, इसी में सेविंग्स हैं, यहीं कपड़े रखने का पूरा बक्सा रखा हुआ है, यहीं पर अनाज है और यहीं पर खाना बन रहा है। दिल्ली में हुए दंगों ने इंसानियत को तार तार कर दिया था। नेताओं के भड़काऊ भाषण ने आग में घी का काम किया था। जफर साहब ने सही फरमाया था, रोज मामूरे दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती को तो
वीराना बनाया होता।